हेलो दोस्तों, नीट प्लस में आप लोगों का स्वागत है। तो चलिए हम लोग नीट पीवाईक्यू डिस्कस करते हैं। अब आपका नीट का पेपर नज़दीक ही है, तो हम लोग टॉपिक पढ़ ही रहे हैं, क्वेश्चन बहुत सारे लगा रहे थे, तो थोड़ा नए तरीके से स्टार्ट करते हैं नीट पीवाईक्यू सीरीज को। इसमें हम लोग पीवाईक्यू डिस्कस करेंगे। अब वो चाहे इनऑर्गेनिक हो या चाहे ऑर्गेनिक हो चाहे फिजिकल हो, उससे क्या फर्क पड़ने वाला है, आने वाला तो सब है, तो इसलिए ये ध्यान देंगे। चलिए एक एक प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे, और जिसका जिसका हमको सन मिल जाएगा तो मैं उसका सन भी लिख दूंगा सामने कि कौन से सन में पूछा गया था ये क्वेश्चन, ठीक है। और जिसका नहीं मिलेगा तो हम नहीं लिख सकते, और कुछ अपने से भी मैं क्वेश्चन डिजाइन करूंगा तो उसमें भी मैं बताऊंगा, ठीक है। तो चलो डिस्कस करते हैं, लेकिन अभी पीवाईक्यू है तो ये सब आया हुआ है, ठीक है। कभी कभी किसी का सन मिल जाता है, नहीं मिल जाता है, ढूंढना पड़ता है, लेकिन जितना तक कोशिश करता हूँ कि मिल ही जाए, और नहीं मिलता है तो फिर नहीं लिख पाता हूँ। देखो, तो चलो एक एक प्रॉब्लम को डिस्कस करते हैं, और जितना भी प्रॉब्लम हम लोग डिस्कस करेंगे कॉन्सेप्चुअल डिस्कस करेंगे, क्या कॉन्सेप्ट लग रहा है उसको समझ के डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये फिजिकल केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, ये दोनों इक्विलिब्रियम चैप्टर है उसी का क्वेश्चन है। देखो क्या पूछा है, कंजुगेट एसिड ऑफ NH2 माइनस का कंजुगेट एसिड पूछा है। क्या पूछा है? कंजुगेट एसिड। पहले ध्यान दो, देखो अगर हमारे पास एसिड है और एसिड से अगर तुम H+ निकाल रहे हो, इसके बाद जो तुम्हारा स्पीशीज बचा, जैसे मान लो तुम्हारा एसिड हमारा क्या था, Ha था, तो तुम इससे H+ निकाल दिए, एसिड से H+ निकाल दिए, तो तुम्हारा यहाँ पे क्या बचेगा, A- बचेगा। जो A- होगा ये क्या हो जाएगा, कॉन्जुगेट एसिड हो जाएगा, कॉन्जुगेट बेस होगा भाई साहब। जब एसिड H+ निकालता है तो कॉन्जुगेट बेस बनाता है। ध्यान दो, जब एसिड H+ निकालता है तो कॉन्जुगेट बेस बनाता है। अब मान लो तुम्हारा Hb है जो कि एक बेस है। अब ये बेस क्या करेगा, अब तुम्हारा मान लो ये तुम्हारा यहां पर बेस है, यहां पर बेस है, देखो एसिड H+ निकालेगा तो कॉन्जुगेट एसिड बनाएगा, कॉन्जुगेट एसिड बनाएगा। लेकिन अगर बेस तुम्हारा H+ लेगा, क्योंकि बेस तो H+ लेता है, तो अगर मान लो हमारे पास कोई बेस है, इसको H+ दोगे तो ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा BH, और BH क्या होगा, कॉन्जुगेट एसिड, कॉन्जुगेट एसिड। जस्ट उल्टा कॉन्सेप्ट चलता है भाई, ये ध्यान देना। अगर एसिड तुम्हारा H+ निकालेगा तो कॉन्जुगेट बेस बनाएगा, और बेस तुम्हारा H+ लेगा तो कॉन्जुगेट एसिड बनाएगा। तो हमसे यहां पर इसका कॉन्जुगेट एसिड पूछा है, और NH2- क्या होता है, एसिड होता है। तो तुमको क्या करना है, NH2- को H+ खिला देना है। क्या खिलाना है, H+ खिलाना है। क्यों? क्योंकि भाई साहब ये हमारा कॉन्जुगेट एसिड बनाना चाहता है, तो जाहिर सी बात है इसको H+ खिलाएंगे, H+ खिलाएंगे तो NH3 बन जाएगा। तो NH2- का कॉन्जुगेट एसिड क्या होगा, अमोनिया होगा। देखें कितना आसान था, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना था। तो एक दिमाग में बैठाओ बात, अगर एसिड रहेगा H+ निकालेगा, कॉन्जुगेट बेस बनाएगा, और अगर बेस है तो वो H+ लेके कॉन्जुगेट एसिड बना लेगा। तो हमसे कॉन्जुगेट एसिड पूछा था NH2- का, तो अमोनिया हो जाएगा। आगे चलते हैं, कब पूछा था ये मैंने दिखा दिया। देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए लुईस एसिड। अब यहाँ पे चार ऑप्शन दिया है, 1996 में ये क्वेश्चन पूछा था। इसमें से बोला गया कौन लुईस एसिड नहीं है। सबसे पहले ये ध्यान दो, लुईस एसिड क्या होते हैं, लुईस एसिड क्या होते हैं। लुईस एसिड जो होते हैं, लुईस एसिड इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर होते हैं। मतलब लुईस एसिड क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन पेयर को लेंगे। अब इलेक्ट्रॉन पेयर को लेने के लिए अपने पास वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए। तो तुमको दिख रहा होगा जो SiF4 है, इसमें सल्फर के साथ में, सिलिकॉन के साथ में, सॉरी सिलिकॉन है, 4 फ्लोरीन लगाओगे फिर भी इसके पास वैकेंट d ऑर्बिटल होता है, वैकेंट d ऑर्बिटल होता है। तो ये कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन पेयर को लेकर के अपने d ऑर्बिटल में रख सकता है। तो ये क्या होगा, लुईस एसिड होगा। कभी कभी जो दिखता है वो होता नहीं है, जैसे हाइड्रोनियम आयन, हाइड्रोनियम आयन के ऊपर प्लस चार्ज है, तो तुमको लगेगा कि इसके पास इलेक्ट्रॉन कम है, इलेक्ट्रॉन ले लेगा, लुईस एसिड कहलाएगा। लेकिन दरअसल बात ये है कि ये फॉर्मल चार्ज होता है, इसके पास कोई वैकेंट ऑर्बिटल नहीं होता, तो ये लुईस एसिड नहीं होगा, ये लुईस एसिड नहीं होगा, क्योंकि भाई इलेक्ट्रॉन पेयर ही एक्सेप्ट नहीं कर सकता। तो इसलिए ये ध्यान देना जरूरी है कि वैकेंट ऑर्बिटल है कि नहीं है। BF3 में अगर देखोगे तो BF3 का स्ट्रक्चर इस तरीके से बनता है, बोरान के साथ में 3 फ्लोरीन लगते हैं, इसके पास एक वैकेंट p ऑर्बिटल होता है, तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर लेगा, तो ये भी हमारा लुईस एसिड होगा।
तो ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, क्योंकि पूछा गया जो लुईस एसिड नहीं होगा। C2H4 और FeCl3 बना। FeCl3 डी ब्लॉक एलिमेंट होता है, कई बार रिएक्शन में देखे होंगे, चाहे क्लोरीनेशन रिएक्शन हो जाए या फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन हो जाए, तो उसमें FeCl3 लुईस एसिड के तौर पे यूज करते हैं। इसके पास भी वैकेंट डी ऑर्बिटल होता है, तो ये लुईस एसिड होगा। और हमसे पूछा है जो नहीं होगा, तो ये भी कटेगा। अब बचा C2H4। C2H4 का स्ट्रक्चर बनाओगे तो कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन ऐसे लग जाएंगे। भाई साहब ये क्या है, ये एक एल्कीन है। और दुनिया में दिमाग में बैठा लो, एल्कीन और एल्काइन जो होते हैं ये न्यूक्लियोफाइल के जैसा काम करते हैं, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा होता है। पाई बॉन्ड मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ये न्यूक्लियोफाइल के जैसा काम करते हैं, तो कहीं ना कहीं इनके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो ये लुईस बेस के जैसा काम कर सकते हैं, लेकिन लुईस एसिड के जैसा काम नहीं कर सकते। तो जो यहाँ पर लुईस एसिड नहीं है वो होगा ऑप्शन बी C2H4। इसको इथाइलिन या इथीन कहते हैं, समझे। तो इस तरीके से था, 2 प्रॉब्लम था, बड़ा बढ़िया था ना। तो हम लोग 2 प्रॉब्लम अब डिस्कस नहीं करने वाले हैं। अब हम लोग से जितना हो सकेगा मैक्सिमम प्रॉब्लम, ज्यादा वीडियो बड़ा भी ना हो, धीरे धीरे से, ये सीरीज ही चल रहा है जिसमें PYQ को डिस्कस किया जाएगा विद कॉन्सेप्ट। तो वही मैं कर रहा हूं। तो देखो दोनों क्वेश्चन बड़ा ही मजेदार था, बड़ा ही मजेदार था। क्वेश्चन ढूंढो, उसका सन ढूंढो, फिर उसके बाद लिखो, फिर सॉल्व करो, कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा, कौन से चैप्टर में जाएगा, पूरा बताने में बहुत मेहनत लगता है, पूरा बताने में बहुत मेहनत लगता है। और तुम लोग को लगता होगा कि ये मिल जाता होगा, 5 मिनट में बताया, आया बताया, काम खत्म। लेकिन ये जो 5 मिनट का वीडियो देखते हो, इसको बनाने के लिए कम से कम लगता है 2 घंटा, 2.5 घंटा, इससे समय जाता है। क्वेश्चन ढूंढना, सही आंसर पूरा एकदम पूरा डिटेल में बताना, कॉन्सेप्चुअल, बड़ा बढ़िया काम है। वैसे ये तुम ही लोगों के लिए किया जा रहा है, तो आराम से पढ़ो, टेंशन लेने वाली बात नहीं है, नीट वेट निकल जाएगा। तीसरा क्वेश्चन में लिखता हूं, द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम इन CrO5 इज, ये 2014 में पूछा था, ठीक है, अभी मैं लिख देता हूं। ऑप्शन ए में दिया है -6, ऑप्शन बी में दिया है +12, ऑप्शन सी में दिया है +6 और ऑप्शन डी में दिया है +4। ये देखो क्वेश्चन कब पूछा था, 2014 में ये क्वेश्चन आया था। किसमें आया था, 2014 में, नीट 2014 में पूछा था। तो अब देखो इसको सॉल्व करना है, ठीक है। देखो कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले ये तुम्हारा जो क्वेश्चन है ना, रेडॉक्स रिएक्शन जो चैप्टर है उसी से है, रेडॉक्स वाला। CrO5 दिया है, मार्कर गिर गया, 1 मिनट रुको यार, आराम आराम से पढ़ते हैं। CrO5 दिया है, CrO5, इसका जो स्ट्रक्चर होता है, इसको CrO5 का जो स्ट्रक्चर होता है बटरफ्लाई स्ट्रक्चर होता है, बटरफ्लाई स्ट्रक्चर होता है। इसको ब्लू पर क्रोमेट कहते हैं। अब देखो इसका स्ट्रक्चर कैसा बनता है, एक्चुअल में बटरफ्लाई जैसा स्ट्रक्चर बनेगा। क्रोमियम है, इसमें पर ऑक्साइड बॉन्ड पाया जाता है, देखो जरा, ये पर ऑक्साइड बॉन्ड पाया जाता है। तो थोड़ा तितली की तरह लग रहा है, तितली, ये तितली के जैसा, तितली के जैसा संरचना रखता है ये, तो तितली के जैसा रखता है। तो अब देखो जो ऑक्सीजन होता है, अगर वो ऑक्साइड में रहेगा, ध्यान देना, ऑक्सीजन अगर ऑक्साइड में है तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर जो होता है वो -2 होता है। अगर पर ऑक्साइड में होगा तो -1 होगा, और अगर सुपर ऑक्साइड में होगा तो -1/2 होगा। तो यहाँ पर ऑक्साइड में है तो -1 यहाँ, -1 यहाँ, -1 यहाँ, -1 यहाँ। अब यहाँ पर डबल बॉन्डेड है तो ये ऑक्साइड में है, -2। जब फाइनली गिनोगे -1 -1 -1 -1, यहाँ से +4 बन गया, -2, तो यहाँ से कितना बन गया, +6। तो फाइनली आंसर क्या आएगा, ऑप्शन सी, +6 ऑक्सीडेशन नंबर बनेगा ब्लू पर क्रोमेट यानी CrO5 में क्रोमियम का। और इसका संरचना तितली के जैसा होता है, बटरफ्लाई स्ट्रक्चर होता है। क्या पता आज ऑक्सीडेशन नंबर पूछा है,
कल को यही पूछ ले 4 कंपाउंड देख के कि इसमें से किसका तितली के जैसा संरचना होता है, इसमें से किस कंपाउंड का बटरफ्लाई स्ट्रक्चर होता है, भाई साहब CrO5। चिल्ला चिल्ला के क्वेश्चन कहेगा CrO5 हम तितली हैं, हम तितली हैं, टिक मारो तितली पे टिक मारो, ये बोलेगा। तो इसको ध्यान देना। आगे चलते हैं। ऐसे क्वेश्चन लगेगा, मजा आएगा, एक एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अगर तुम लोगों का भी कोई क्वेश्चन है तो भेज देना, टेलीग्राम है, टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, कुछ भी कर लो, बस पढ़ो, और क्या, नीट निकलना चाहिए, ठीक है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर of carbon in the following reaction। 2020 में पूछा था। रिएक्शन पहले लिखते हैं, ठीक है। CH4 है गैस के फॉर्म में, 4Cl2 के साथ रिएक्शन कराया गया गैस, CCl4 तुम्हारा बना है गैस, कार्बन टेट्राक्लोराइड है, 4 मोल HCl गैस बाहर निकल रहा है, ये तुम्हारा। तुमको क्या बताना है सबसे पहले मैं बता देता हूँ, 4 ऑप्शन भी लिख दो इसका, मैं 4 ऑप्शन भी दिया है। ए में दिया है 0 2 +4, बी में दिया है -4 2 +4, सी में दिया है 0 2 -4, डी में दिया है +4 2 +4। अभी हम लोग 2023 का भी पेपर डिस्कस करेंगे, जो भी पिछली बार हुआ था, ठीक है, नीट का सब डिस्कस करेंगे। एक बार देखो क्वेश्चन वोश्चन सब दिख रहा है ना डिटेल में, हाँ सब तो सही दिख ही रहा है, हर एक चीज डिस्कस करने वाले हम लोग, ठीक है। देखो इसमें क्या पूछा गया है, यहाँ पर मीथेन का रिएक्शन क्लोरीन के साथ कराया गया है, टाइप ऑफ क्लोरीनेशन रिएक्शन है। तो यहाँ पर CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड बना है और HCl गैस बाहर निकल गया है, ठीक है। अब इसमें ऑक्सीडेशन नंबर में जो चेंज हो रहा है कार्बन के, वो बताना है। तो हमको देखना पड़ेगा यहाँ पे कार्बन कहाँ कहाँ है। एक तो कार्बन मीथेन में मिलेगा, एक तो कार्बन टेट्राक्लोराइड में मिलेगा। तो मतलब इन्हीं दोनों कंपाउंड में जो ऑक्सीडेशन नंबर है कार्बन का, वही आइडेंटिफाई कर लेते हैं, ठीक है। हाँ बिल्कुल सही है। चलो तो देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे किस तरीके से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले मीथेन लेते हैं। मीथेन कार्बन का निकाला है तो x मान लेंगे, हाइड्रोजन 4 बार है, 4 इंटू हाइड्रोजन का +1, ओवरऑल चार्ज 0 है, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, -4 आ जाएगा। ये तुम्हारा ऑक्सीडेशन नंबर बनेगा किसमें, मीथेन में। CCl4 लोगे तो कार्बन का x मान लो, क्लोरीन 4 बार है, क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 होता है, तो यहाँ पे -1 रखना, ओवरऑल चार्ज 0 है, x यहाँ पे टोटल 0 लिखेंगे, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, +4 आ जाएगा। ये तुम्हारा आ जाएगा, क्या आएगा तुम्हारा, +4 आ जाएगा। बस चेंज इसके वजह से हो गया, तो यहाँ पर -4, यहाँ पे +4। तो जो ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज हो रहा है कार्बन के, कितना हो रहा है, इसमें कार्बन कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट में है, -4 में है, इसमें कौन से ऑक्सीडेशन स्टेट में है, +4 में है। तो -4 से +4 चेंज हो रहा है, तो ऑप्शन ए में 0 से +4 गलत है, बी में -4 से +4, बी वाला सही है, बाकी अदर वाला काट देना। क्योंकि एक मस्त तुमको बात बताता हूँ, नीट में सही ऑप्शन तक पहुंचने का तरीका क्या है। हालांकि नीट में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते ही नहीं है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मतलब एमसीक्यू। एमसीक्यू क्या होते हैं, जिसमें एक से ज्यादा ऑप्शन सही होता है। नीट में सिंगल चॉइस आता है, जिसमें केवल एक ही ऑप्शन ही सही होगा, तो सही आंसर पहुंच गए, कट जाएगा दोनों। तो देखो सही आंसर तक पहुंचने का एक तरीका ये भी होता है, कभी कभी अगर कंफ्यूजन हो तब, कि ऑप्शन पहले गलत वाले ऑप्शन को हटाते जाओ, हटाते जाओ, हटाते जाओ, फिर फाइनल सही वाले में भी पहुंच सकते हो, ठीक है। तो इसके लिए भी थोड़ा कॉन्सेप्ट लगता है, दिमाग लगाना पड़ता है थोड़ा सा। अब बिना दिमाग लगाए तो कुछ होगा नहीं। चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 लिखें, चलो लिखता हूं। क्वेश्चन नंबर 5,
द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द अंडरलाइन, ध्यान देना, अंडरलाइन एटम, एटम के नीचे अंडरलाइन किया रहेगा, इन द फॉलोइंग स्पीसीज, ऑप्शन ए ClO3 माइनस H+5, बी K2Cr2O7 is +6, C HAuCl4 is +3, D Cu2O is -1। अब मैं अंडरलाइन कर देता हूं जहां जहां किया है क्वेश्चन में। यहाँ पे क्लोरीन के नीचे किया है, यहाँ पे क्रोमियम के नीचे किया है, यहाँ पे गोल्ड के नीचे किया है, यहाँ पे ऑक्सीजन के नीचे किया है। ठीक है, ये क्वेश्चन कब पूछा गया था? कोविड के समय में पूछा गया था। कोविड 2020 वाले में कोविड था ना, उसी टाइम पे ये क्वेश्चन पूछा था। ठीक है, अब देखो एक बात और, यहाँ क्या करना है, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट ऑप्शन। यहां पर तुमको जो गलत वाला ऑप्शन है उसको आइडेंटिफाई करना है। मतलब ये तुम्हारा क्वेश्चन दे दिया, यहाँ पर ये कंपाउंड दे दिया, इसमें अंडरलाइन करने का मतलब है कि, और यहाँ पर सामने कुछ नंबर लिखने का मतलब ये है कि यहाँ पर जिस एलिमेंट के नीचे अंडरलाइन किया गया है इसका ऑक्सीडेशन नंबर ये है। तो अगर सही है तो ठीक है, हमको तो गलत वाला आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, तो चलो देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे ClO3 माइनस है, इसमें क्लोरीन का निकाल लेते हैं, तो क्लोरीन का X मान लेंगे, ऑक्सीजन 3 बार है और ऑक्सीजन 3 बार है, ऑक्साइड में -2 होता है और ओवरऑल चार्ज कितना है, -1 है, तो इज इक्वल टू -1 लिख देंगे यहाँ पर। जब इसको सॉल्व करोगे तो x बराबर 3 दूना के 6, इधर 7 हो जाएगा। सॉरी 3 दूना के 6 है तो यहाँ से 6 हो जाएगा, इधर -1 है तो यहाँ से घट जाएगा तो +5 हो जाएगा। और याद करो वो दिन जब तुम HClO3 के बारे में पढ़े थे, जो कि ऑक्सो एसिड होता है हैलोजन का, और हैलोजन में कौन से एलिमेंट का ऑक्सो एसिड होता है, तो क्लोरीन का होता है। तो HClO3 में क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर +5 होता है, मैंने बताया था। तो तुमको क्या किया, यहाँ से H हटा दिया है, H हटा देगा तो ऑलरेडी माइनस चार्ज आएगा। मतलब ये वाला तो सही है भाई, ये वाला तो सही है, तो ये तो ऑप्शन में हो ही नहीं सकता क्योंकि हमको गलत वाला आइडेंटिफाई करना है, तो इसको काट दो। आगे चलते हैं, K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट में क्रोमियम का, पोटेशियम कितने बार है, 2 बार, 2 इंटू पोटेशियम का +1 होता है, क्रोमियम का 2x मान लो, ऑक्सीजन 7 बार है, 7 इंटू -2, ओवरऑल चार्ज 0, x इज इक्वल टू +7 आ जाएगा। और मैंने कई बार चिल्ला के रिडक्स छोड़ो, अभी रिडक्स में पढ़ाने वाला हूँ, डी ब्लॉक में भी मैंने बताया था कि देखो याद कर लो पोटेशियम डाइक्रोमेट में पोटेशियम का +6 होता है, कई बार मैंने बताया, सॉरी +7 होता है, पोटेशियम डाइक्रोमेट में पोटेशियम का +7 होता है। अरे यार +6 होता है, बोल तो रहा हूँ 7 लिखा जा रहा है। तो पोटेशियम डाइक्रोमेट में पोटेशियम का +6, सॉरी क्रोमियम का +6 होता है। अगर पोटेशियम परमैंगनेट होता तो +7 होता है। और मैंने दोनों कंपाउंड को चिल्ला के बताया था कि पोटेशियम परमैंगनेट में जो Mn होता है उसका +7 होता है, इसको याद करो। और पोटेशियम डाइक्रोमेट में जो क्रोमियम होता है इसका +6 होता है। तो देखो ये पोटेशियम डाइक्रोमेट था, इसमें क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर +6 होगा, तो ये भी सही है। तो हमको तो गलत वाला पहचानना है, तो ये गलत हो जाएगा। अब HAuCl4 इज, अगर HAuCl4 को लोगे तो इसमें गोल्ड का निकालना है, तो निकालते हैं। हाइड्रोजन का +1 हो जाएगा, गोल्ड का X मान लो, क्लोरीन 4 बार है, क्लोरीन का -1, ओवरऑल चार्ज 0, तो यहाँ से मिलेगा तुम्हारा X +3 तो आएगा। सही तो है ये, लेकिन गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि गलत वाला आइडेंटिफाई करना है। अब देखो यहाँ पे Cu2O- है, यहाँ पे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का निकालना है। तो कॉपर कितने बार है, 2 बार, तो कॉपर 2 इंटू कॉपर का +1 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर +1 हो जाएगा। अब इसके बाद ऑक्सीजन का निकालना ही है, ऑक्सीजन का निकालना ही है यहाँ पे। तो ऑक्सीजन का जब निकालना है तो भाई साहब क्या मानेंगे, X मान लेंगे। ओवरऑल चार्ज कितना है, 0 है, तो ऑक्सीजन का कितना आएगा, इसमें तुम्हारा ऑक्सीजन का आ जाएगा -2 आएगा।
लेकिन यहाँ पे -1 दिया है तो ये गलत हो जाएगा। क्यों, तोड़ के दिखाता हूँ। अगर तुम नॉर्मली तोड़ोगे भी, जब इसको तोड़ोगे तो 2Cu प्लस होगा और O माइनस माइनस होगा, तो ऑक्सीजन -2 के फॉर्म में है, कॉपर +1 में है, इसलिए मैंने यहाँ पे +1 लिखा था। तो ओवरऑल चार्ज ऑक्सीजन पे -2 आना चाहिए, यहाँ पे -1 दिया है, तो यही यहाँ पे गलत होगा। तो फाइनली आंसर जो सही भी होगा, गलत वाला पहचानना था तो डी वाला होगा। कोविड 2020 में पूछा था, ठीक है, कॉन्सेप्चुअल था, हालांकि इनका तो याद ही रहता है यार, ठीक है। आगे चलते हैं। एक और जबरदस्त क्वेश्चन के साथ में डिस्कस करेंगे। ये सब रेडॉक्स का है। रेडॉक्स रिएक्शन, मोल अभी आएगा, रेडॉक्स रिएक्शन भी पढ़ेंगे हम लोग, बढ़िया चैप्टर है। बैलेंसिंग वाला भी आता है, बैलेंसिंग वाला भी तो हम लोग पढ़ेंगे भी, ठीक है। ये तो नॉर्मल ऑक्सीडेशन है। प्रॉब्लम 6, चलो ध्यान से समझना। द करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ ट्राइब्रोमो ऑक्टा ऑक्साइड is B, यहाँ पे एक पॉइंट लगाया है, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, C, O माइनस डबल बॉन्ड O, O माइनस डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, O माइनस, O माइनस। एक और ऑप्शन है डी वाला, Br Br Br, ये माइनस डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O माइनस, यहाँ पे क्या लगा दिया, सिंगल बॉन्ड O माइनस, डबल बॉन्ड O, ठीक है। ये तुम्हारा 2019 में पूछा था। इसमें तुमको ट्राइब्रोमो ऑक्टा ऑक्साइड का सही वाला स्ट्रक्चर पहचानना है। और जब तुम रेडॉक्स रिएक्शन चैप्टर खोलोगे तो तुम्हारा रेडॉक्स रिएक्शन का जब चैप्टर खत्म होगा तो लास्ट में जहां पे एक ऐसे कॉलम बना के दिया होता है, थोड़ा समरी वगैरह, उसी में तुम्हारा ये स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। ये जस्ट तुम्हारा क्वेश्चन एनसीईआरटी का दिया है। और अपने नीट में तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री या फिजिकल में नॉर्मली क्या होता है, एनसीईआरटी होता है। ज्यादातर चांस जो होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आउट ऑफ एनसीईआरटी जाते हैं, नहीं तो इनऑर्गेनिक और फिजिकल वगैरह में जो न्यूमेरिकल जैसे इस टाइप का जो रेडॉक्स में क्वेश्चन होते हैं इनऑर्गेनिक, वो सब कहां से आ जाते हैं। इनऑर्गेनिक का क्वेश्चन अगर हो गया डायरेक्ट एनसीईआरटी पढ़ लो, काम हो जाएगा। तो हमारा बच्चा फिजिकल अगर रेडॉक्स वगैरह है तो डायरेक्ट ऐसे ही क्वेश्चन उठा लेते हैं डायरेक्ट एनसीईआरटी का। न्यूमेरिकल वगैरह में भी एनसीईआरटी थोड़ा पॉइंट वाइज चेंज किया जाता है, कॉन्सेप्ट पूरा एनसीईआरटी। मतलब नीट प्रिपेयर करना है मतलब एनसीईआरटी फॉलो करना है, यही नारा लगाते रहो। 2019 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। तो देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे ध्यान देना जरा। तो ट्राइब्रोमो ऑक्टा ऑक्साइड है, ट्राइब्रोमो ऑक्टा ऑक्साइड, पहले फॉर्मूला याद रखो, BrO3O8 होता है ट्राइब्रोमो ऑक्टा ऑक्साइड। अगर इसका स्ट्रक्चर बनाना चाहें हम तो देखो 3 ब्रोमीन होता है ऐसे। पहले दिख रहा है कि नहीं क्लियर, एक बार मैं देख लूं। हाँ दिख रहा है, बिल्कुल धमाल के साथ में दिख रहा है भाई, चलो दिख तो रहा है। तो 3 ब्रोमीन ऐसे लगा लोगे। अब ब्रोमीन लगाने के बाद एक ब्रोमीन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 7 होता है। तो ब्रोमीन 6 बॉन्ड तो कम से कम बना ही लेगा। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड O लगाओ, डबल बॉन्ड O लगाओ, डबल बॉन्ड O लगाओ।
देखो 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, तो 6 तो डबल बॉन्ड बना लिया, एक ब्रोमीन ब्रोमीन के बीच बना है, तो टोटल 7 बॉन्ड बन गया। कितना बन गया? 7 बॉन्ड बन गया, 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन था, कंप्लीट वैलेंसी। इस वाले का क्या बनेगा? 2, यहाँ पर डबल बॉन्ड, तो 2 2 4 5 6 बॉन्ड बन गया, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इसका बच जाएगा। सबसे मस्त बात यही है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इसका ऐसे बच जाएगा, ये ध्यान देना। और यहाँ पर फिर डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, मतलब ये जो किनारे किनारे वाले ब्रोमीन है इनका वैलेंसी कंप्लीट है, टोटल 7। लेकिन ये जो बीच वाला ब्रोमीन है इसका एक इलेक्ट्रॉन बच गया, इसको यहाँ पे दिखा देंगे, तो यहाँ पे भी हम लोग सही ऑप्शन में पहुंचेंगे, घबराना मत। अब अगर तुम इसमें ऑक्सीडेशन नंबर की बात कर लोगे, तो यहाँ पर जो ऑक्सीजन है वो ऑक्साइड के फॉर्म में है, तो -2 यहाँ पे बनेगा, तो ब्रोमीन का +6 हो जाएगा इसमें। यहाँ पर भी ऑक्साइड में है क्योंकि डबल बॉन्ड में है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? +4 ऑक्सीडेशन, और यहाँ पे -2 तो इसमें +6 ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगा, तो +6 +4। अब देखो, आज मान लो स्ट्रक्चर 2019 में स्ट्रक्चर के बारे में पूछ लिया, कल को ये भी तो हो सकता है, देखो थोड़ा सोचना भी पड़ता है, कल को ये भी तो हो सकता है कि क्या पता यही स्ट्रक्चर दे और तुमसे ऑक्सीडेशन नंबर का सीक्वेंस पूछ ले, ऐसे ब्रोमीन नंबर 1 2 3 करके, तो ऐसे पूछ ले कौन सा ऑक्सीडेशन नंबर का सही क्रम होगा, +6 +4 +6, ऐसे पूछ सकता था। अब इसमें या तो चेंज करता, तो ध्यान दो, पहले वाले ब्रोमीन का +6, बीच वाले का +4 और लास्ट वाले का +6, ये सीक्वेंस होता है, ठीक है। अब सही स्ट्रक्चर तक पहुंचना था, तो पूरा स्पीशीज तो न्यूट्रल है, तो तुम्हारा चार्ज वाला तो पहले ही कट जाएगा, जहां जहां चार्ज दिख रहा है कॉम्प्लेक्स के अंदर काट दो, स्ट्रक्चर के अंदर, क्योंकि स्ट्रक्चर पूरा न्यूट्रल है, चार्ज तो कहीं होना ही नहीं चाहिए, तो चार्ज वाला तो पहले ही काट दो। 3 ऑप्शन कट गया, तो सही क्या होगा? ए वाला। और मेरे से साथ छूट गया होगा क्वेश्चन ढूंढते समय, या जो भी, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन डॉट के फॉर्म में होना चाहिए, जहां तक मेरा सामान्य ज्ञान है, ठीक है। तो सही वाला आंसर होगा ऑप्शन ए। आगे चलते हैं। चलो एक और प्रॉब्लम 7, कम से कम 7 प्रॉब्लम डिस्कस हुआ ना, कम से कम। अब आगे डिस्कस किया जाएगा बाद में, और क्वेश्चन ढूंढना पड़ेगा, अभी 7 ही ढूंढे थे हम, लेकिन टेंशन मत लो, बहुत ज्यादा क्वेश्चन मैं तुम लोगों को करवा दूंगा। जाके देखना, मैंने बहुत सारा क्वेश्चन नीट का लगवाया है, वो उसमें क्वेश्चन सीरीज करके ऐसे कुछ चैप्टर है, प्रॉब्लम सॉल्विंग करके, ऑर्गेनिक कन्वर्जन करके, उसमें है बहुत सारा नीट का क्वेश्चन मैंने लगवाया है। और हाँ खैर, मैं तो अब अलग से PYQ डिस्कस कर ही रहा हूँ, लगेगा सब होगा काम, दिक्कत वाली बात नहीं है, बस आराम से पढ़ते रहो। थ्री बाई टू, 4/5, सी में तुम्हारा है 5/4, डी में है 8/3। ये तुम्हारा क्वेश्चन 1999 में पूछा था। ये भी लेकिन NCERT का ही है, ध्यान देना। देखो NCERT तो अभी आया है, लेकिन क्वेश्चन बड़ा बढ़िया है, ये NCERT में भी क्वेश्चन दिया हुआ है, अभी प्रेजेंट टाइम में बता रहा हूँ। देखो तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने का जो क्राइटेरिया होता है, बस कुछ करना नहीं है, Fe3O4 लो, आयरन का निकालना है ना, तो 3x लिख दो, ऑक्सीजन 4 बार है, 4 × -2, टोटल चार्ज कितना? 0 है, तो यहाँ से 3x है, तो यहाँ से क्या लिखोगे? 3x लिख दो, इज इक्वल टू 4 दूना के 8 +8 हो जाएगा, तो x बराबर क्या आ जाएगा? +8/3, +8/3, तो प्लस, सही है, प्लस दिखाओ ना दिखाओ दोनों सही है, दिखा दोगे तब भी ठीक, नहीं दिखाओगे तब भी ठीक है, ठीक है। तो इस तरीके से प्रॉब्लम को डिस्कस करते हैं, कम से कम एटलीस्ट 7 प्रॉब्लम मैंने खोजा, कब कौन सन में आया है, इसको हम लोगों ने डिस्कस किया। आगे का कहानी आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन डिस्कस करेंगे जरूर, और ये PYQ चलता ही रहेगा लगातार, और बाकी अपना जो चैप्टर कंप्लीट होता जा रहा है, मोर कॉन्सेप्ट, वो ऐसे ही चलता रहेगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।